नमस्कार। 75 साल और 15 प्रधानमंत्री, हर एक ने भारत की कहानी पर अपनी एक खास छाप छोड़ी है। तो चलिए, आज भारत के लोकतंत्र के इस लंबे और दिलचस्प सफर को इन्हीं नेताओं की नजरों से देखते हैं। समझते हैं कि आखिर उनके फैसलों ने देश को यहाँ तक कैसे पहुंचाया। तो इस सफर को हम तय कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री की भूमिका आखिर होती क्या है। फिर हम एक एक करके भारतीय राजनीति के अलग अलग दौर को देखेंगे। मतलब एक पार्टी के दबदबे से लेकर गठबंधन की उथल पुथल तक। और हाँ, अंत में इस पूरी विरासत से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता कौन है और उसके पास क्या शक्तियां होती हैं? क्योंकि सच तो ये है कि इसी एक पद ने भारत की तकदीर को गढ़ा है। देखिए, संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री ही सरकार के असली मुखिया होते हैं। राष्ट्रपति से लेकर पूरी की पूरी कैबिनेट तक सब उनके नेतृत्व में ही काम करते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो देश किस दिशा में जाएगा, ये तय करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की ही होती है। और इसी वजह से ये पद भारतीय राजनीति का असली पावर सेंटर बन जाता है। चलिए, अब टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, भारत की आज़ादी के ठीक बाद वाले दौर में। ये एक ऐसा जमाना था जब देश की राजनीति का मतलब एक तरह से सिर्फ एक ही पार्टी हुआ करती थी, और वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस लंबे दौर में देश को 3 बड़े प्रधानमंत्री मिले, नेहरू, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी, और तीनों ही कांग्रेस से थे। इस एक पार्टी के शासन ने, आप कह सकते हैं कि नए नए आज़ाद हुए देश को एक मजबूत शुरुआत दी। लेकिन यह सिलसिला आखिरकार 1977 में टूटा, जब पहली बार सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलकर किसी और के पास गई। और इस दौर के सबसे बड़े नेता थे पंडित नेहरू। उन्होंने न सिर्फ देश की नींव रखी, बल्कि सोचिए, लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उनका कार्यकाल ये अपने आप में आधुनिक भारत के बनने की कहानी है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ 1971 की जंग जीतकर उन्होंने देश का मान बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी लगाकर उन्होंने लोकतंत्र पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ये उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा विरोधाभास था और आज भी इस पर बहस होती है। और फिर आया 1977 का वो साल जो भारतीय राजनीति का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लगभग 30 साल से चला आ रहा कांग्रेस का राज पहली बार खत्म हुआ। इसी एक घटना ने भविष्य की गठबंधन सरकारों और नई राजनीतिक संभावनाओं के सारे दरवाजे खोल दिए। चलिए, अब अगले दौर में चलते हैं। ये एक ऐसा दशक था जो राजनीतिक रूप से बहुत ही उथल-पुथल भरा था। इसमें राजनीतिक अस्थिरता भी थी, दुखद हत्याएं भी हुईं, और यहीं से कई पार्टियों वाली मिली-जुली सरकारों का दौर भी शुरू हुआ। अपनी मां की हत्या के बाद एक बहुत ही मुश्किल समय में राजीव गांधी ने पद संभाला। सिर्फ 40 साल की उम्र में वो देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, और एक तरह से वो एक नई पीढ़ी की उम्मीदों का चेहरा बनकर सामने आए। और वो जो अस्थिरता थी ना, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये दौर था। 1989 से 1998 के बीच आप देखिए, 4 अलग-अलग प्रधानमंत्री आए और चले गए। इनमें से कोई भी एक साल भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये गठबंधन की राजनीति की शुरुआती मुश्किलों का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पीवी नरसिम्हा राव एक बड़े बदलाव का चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने न सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के बाहर के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि 1991 में भारत के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत भी की। एक ऐसा फैसला जिसने देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल दी। तो अब हम आते हैं आधुनिक राजनीतिक दौर में। ये वो दौर है जब राजनीति मुख्य रूप से 2 बड़े राष्ट्रीय गठबंधनों यानी अलायंसेस के आसपास सिमट गई। पिछले 2-2.5 दशकों की राजनीति को देखें तो ये इन 3 बड़े चेहरों के इर्द गिर्द ही घूमती है: अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। इन्हीं नेताओं ने भारत के इस 2 गठबंधन वाले राजनीतिक युग को एक पहचान दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखा। उनका पहला कार्यकाल याद होगा सिर्फ 16 दिनों का था, लेकिन बाद में उन्होंने न सिर्फ वापसी की, बल्कि अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। ये गैर कांग्रेसी नेताओं के लिए एक नया बेंचमार्क बन गया। इस दौर में सत्ता इन्हीं 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच घूमती रही, यूपीए और एनडीए।
और दोनों की प्राथमिकताओं में एक साफ फर्क था। जहां यूपीए सरकार का जोर अधिकार आधारित सामाजिक योजनाओं पर रहा, वहीं एनडीए ने बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को अपना मेन एजेंडा बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे एक दशक का कार्यकाल भी बहुत अहम था। दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स ने एक वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, उसी ने बाद में प्रधानमंत्री बनकर उन नीतियों को पूरे 10 साल तक आगे बढ़ाया। और अब बात करते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनके नाम भी कई कीर्तिमान हैं। वे आज़ाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाया और हाल ही में उन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ लेकर नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो भारतीय राजनीति में वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो 75 साल के इस लंबे सफर से हमें भारत के नेतृत्व के बारे में आखिर पता क्या चलता है? क्या तस्वीर उभरती है? अगर हम पार्टियों के हिसाब से देखें तो ये बदलाव एकदम साफ नजर आता है। भारत एक पार्टी के दबदबे वाले दौर से निकलकर अब एक ऐसी बहुदलीय यानी मल्टी पार्टी व्यवस्था बन चुका है जहां कई पार्टियों की अपनी एक अहम भूमिका है। और सोचने वाली बात है, इन 75 सालों में सिर्फ 15 लोगों को देश का नेतृत्व करने का ये बड़ा मौका मिला है और हर एक ने भारत की कहानी में अपना एक नया पन्ना जोड़ा है। तो संक्षेप में कहें तो भारत के नेतृत्व की कहानी एक सिस्टम के बदलने की कहानी है, एक दलीय शासन से मिलीजुली सरकारों तक। ये उन नेताओं की कहानी है जिन्होंने बड़े बड़े बदलावों का सामना किया, और ये एक ऐसे लोकतंत्र की कहानी है जिसने स्थिरता के लंबे दौर भी देखे हैं और जबरदस्त उथल-पुथल भी। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही उठता है कि नेतृत्व का ये 75 इयर्स का सफ़र भारत के लोकतंत्र के भविष्य के बारे में क्या संकेत देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। इस सफ़र में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस नॉलेज वीडियो। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, योर आइडिया माइट बी आवर नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर नॉलेज वीडियोज़।